नमस्कार दोस्तों, दिस इज़ आनंद रूपम एंड वेलकम टू अननोन पेट्रियट्स। तो दोस्तों, अभी जियोपॉलिटिकल भूचाल चल रहा है। मीडिया पे और सोशल मीडिया पे बहुत सारी खबरें हैं। अभी अभी आपने सुना होगा कि नेपाल में तख्ता पलट हो गया है और इस पे लोग अपनी अपनी थ्योरीज दे रहे हैं। इस पे मैं आऊँगा, ये बड़ी खबर है। लेकिन कभी कभी दोस्तों कुछ घटनाएं ऐसी हो जाती हैं या होने नहीं दी जाती तो वो न्यूज़ नहीं बनती। लेकिन अगर हो गई तो पूरे दुनिया में इससे बड़ी कोई न्यूज़ नहीं होती। तो फिर 24x7 पूरा दुनिया इसी चीज़ को कवर कर रही होती। एक घटना कुछ दिन पहले घटते घटते बची और उसको हमारे एजेंसीज ने रोका। और आपको फिर से गर्व होगा हमारे अननोन गनमैन पे, हमारे एजेंसीज पे, क्योंकि इस चीज़ को अगर नहीं रोका जाता तो एग्जैक्टली 26/11 का मुंबई का हमला फिर से दोहरा दिया जाता। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 26/11 जैसा हमला फिर से रिपीट हो चुका होता मुंबई में ही, और ये एक नेशनल हेडलाइन होता। लेकिन थैंकफुली ये हेडलाइन नहीं बना, क्योंकि हमारे एजेंसीज पहले ही एक्ट कर गए। और कैसे एक्ट किए, और इन चीज़ों का तार कहाँ कहाँ से जुड़ता है। बांग्लादेश से कैसे जुड़ता है, पाकिस्तान तो है ही ISI, नेपाल से कैसे जुड़ता है, और वहाँ के तख्ता पलट से भी कहीं ना कहीं इसका लेना देना कैसे है, कैसे सारी लिंक जुड़ती हैं। इन चीज़ों को विस्तार से हम समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, जुलाई के फर्स्ट वीक में एक जेसु पोंडी नाम का व्यक्ति मोपा के करीब मृत पाया जाता है। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होती है, लोकल पुलिस उसमें इन्वॉल्व होती है, गोवा पुलिस उसमें इन्वॉल्व होती है। और इन्वेस्टिगेशन होती है तो मृत भी पाया जाता है, और देखा ये भी जाता है जो छोटे छोटे मछुआरों के जो बोट्स हैं, वो उसका बोट भी गायब है। उसका कोई बोट भी उसको ले गया है, जो वो मोटर से चलता है, वो पर्टिकुलर बोट भी उसका गायब है। उसकी वाइफ कंप्लेन करती है, इन्वेस्टिगेशन होता है। अब इस इन्वेस्टिगेशन में एक मोड़ आता है। अभी रिसेंटली एक चीज़ हमारे भारत सरकार ने क्या किया है जो लोगों को नहीं पता, मैं बता दूं। एक मोदी जी के नेतृत्व में और डोभाल जी के इनिशिएटिव पे एक चीज़ शुरू की गई है, उसे कहते हैं नेशनल क्राइम ग्रिड। तो अब मान लीजिए कोई क्रिमिनल है, उसका एक फेशियल रिकग्निशन है, बायोमेट्रिक है, सारा डेटा बेस्ड है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस है। और मैं जैसा बात करता रहता हूँ, जितने भी एजेंसीज़ है, नेट ग्रिड है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन से जो इंटेलिजेंस जुटाने की कोशिश की जाती है, हमारे रेडियो कम्युनिकेशंस, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से कितनी बार एजेंसीज़ जो हैं, जिसके ज़िक्र मैं वीडियोज़ में करता रहता हूँ कि कैसे कोड्स को क्रैक किया जाता है और क्रिमिनल्स को, आतंकियों को पकड़ा जाता है, उनका हवाला ट्रैक किया जाता है। ऐसे ही एक और एजेंसी बनाई गई है, और नेशनल क्रिमिनल ग्रिड ये बना गया है। वहाँ पे जो है टॉप लेवल के IPS ऑफिसर्स, इंटेलिजेंस ऑफिसर्स और सारे इलेक्ट्रॉनिक जो एक्सपर्ट्स हैं, वो लोग सारे मिलके वहाँ काम करते हैं। तो मान लीजिए कोई एक क्रिमिनल है, एक स्टेट से क्राइम करके भाग जाता है दूसरे स्टेट में, तो वहाँ के पुलिस भी वो नेशनल क्राइम ग्रिड से उसका डेटाबेस को अब लेके वो कर सकता है, क्योंकि चीज़ें कुछ उलझी हुई सी लग रही थी। और इसी बीच में क्या होता है, एक मैंने पिछले वीडियो में जिक्र भी किया था कि केरला में लगभग 500 केजी ऑफ हेरोइन, ये सब कुछ पकड़ा जाता है, ड्रग्स पकड़े जाते हैं। और लगभग मोर देन फ्यू हंड्रेड लोग, इंक्लूडिंग द मास्टरमाइंड, परहैप्स हिज नेम वाज शाजिद, मैं भूल रहा हूँ अभी, तो वो भी पकड़ा जाता है। और उनके पास से कुछ डॉक्यूमेंट्स भी पाए जाते हैं, और वो डॉक्यूमेंट का कुछ टेररिस्ट एंगल
मिलता है, कुछ हवाला रूट उसमें ट्रैक होता है। तो ये सारे रिकॉर्ड्स जो हैं पाया जाता है। अब यहाँ पे इस बंदे का, जेसू का, जब वो क्राइम डेटाबेस से जब निकाला जाता है, यहाँ कुछ चीज़ें पाई जाती हैं, और ये जो केरला वाले कुछ बंदे हैं इनके साथ कुछ लिंक फिर मिलता है, क्योंकि पहले भी एक केस में पकड़ा गया था और केरला के कुछ बंदों के साथ ये चार्जशीटेड था। तो वहाँ पे तुरंत एनआईए एक्ट करती है। एनआईए को खबर दिया जाता है कि इसके डेथ, और केरला में जब पाया जाता है, और केरला का जो टेररिस्ट एंगल है उसके साथ ये जेसू पोंडी का केस इन्वॉल्व हो जाता है। अच्छा, जेसू पोंडी का केस इधर इन्वॉल्व होता है, और उधर हमारे मुंबई कोस्ट गार्ड्स को इधर जब से 26/11 के बाद से, और ख़ास करके मोदी जी आने के बाद से 2015 से कोस्ट गार्ड को बहुत सारे हाई इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स वगैरह दिए गए थे, उन्हें मॉडर्नाइज़ किया गया था। वो अपने रेडियो फ्रिक्वेंसी पे बहुत ही एडवांस लेवल पे एक वेरी लो बैंड, बहुत लो बैंड रेडियो फ्रिक्वेंसी पे ये लोग कुछ कम्युनिकेशन सुन रहे थे। वो लोग कुछ बातें जो रिपीटेडली कर रहे थे, उसके बाद कुछ बातें आ रही थी जैसे कश्ती आ रही थी और मच्छी का जिक्र कर रहे थे। तो ये अब सैटेलाइट ट्रैकिंग और जो एनटीआरओ है, इलेक्ट्रॉनिक हमारा सर्विलेंस, उससे ये पाया जाता है ये कोंकण क्षेत्र में यहाँ पे कुछ लोग इन चीज़ों की बातें कर रही है। तो वहाँ से कुछ अलर्ट होता है, और इधर ये जो जेसू पौंडी का डेथ है और उसका जो वो जो बोट है उसका गायब हो जाना, कि ये सारी चीज़ें हमारी एजेंसीज़ पर अलर्ट हो जाती हैं, एनआईए भी आ जाती हैं, और हमारी एजेंसीज़ और वहाँ पे कोंकण क्षेत्र में जो लोकल लेवल पे जो फ़िश मार्केट है वहाँ पे है। तो मोपा से लेके पूरा जो कोंकण क्षेत्र है, क्योंकि वो कोस्टल गार्ड को भी कुछ रेडियो फ्रिक्वेंसीज मिल गए थे, तो उसके बाद लोकल जो एसेट्स हैं उनको एक्टिवेट कर दिया जाता है। मच्छी बाज़ार से लेके पूरे कोस्टल एरिया पे, वहाँ पे वो जो तंत्र हैं वो लोग कुछ चीज़ों को ये करते हैं, ढूंढने की और ट्रैक करने की कोशिश करती हैं, लिंक्स को कनेक्ट करती हैं। अब ये बात निकल के आती है कि इन लोगों ने समहाउ वो जो बोट है उसको डिसमेंटल किया है। अब पूरे तरीके से ये जो कश्ती और इसकी बात होती है, कोस्टल गार्ड, और वो पूरा जो सैटेलाइट रूट से इसको जो मैपिंग किया जाता है, और एआई बेस्ड सिस्टम से पूरे रूट को एक ट्रैक करने की कोशिश की जाती है, और ग्राउंड लेवल पे जो हमारे एसेट्स हैं उनको कांटेक्ट करते हुए, और ये जेसू जॉर्ज से लिंक दो बंदों को पकड़ा जाता है। उसका नाम है सलीम और गफूर। सलीम और गफूर को ऑलमोस्ट वही मोपा के गोवा के मोपा के नज़दीक पकड़ा जाता है उन दोनों को भी। तो सलीम और गफूर को जब पकड़ा जाता है, उन लोगों को बहुत अच्छे से खातिरदारी करने के बाद भी बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती है, क्योंकि इन्हें पता होता है कि इनको काम अक्सर जो है कंपार्टमेंटलाइज किया जाता है कि इतना ही काम है तुमको करना है। लेकिन बाहर से कुछ ग्रुप आए थे, कुछ मुंबई से लोग आए थे, कुछ यूपी से लोग आए थे, उन लोगों का स्केच बनवाया जाता है। इतना तो ज़रूर पता चलता है कि ये लोग उस बोट को कुछ टेररिस्ट हमले में यूज़ करने की कोशिश थी, लेकिन एग्जैक्ट रूट और ये सब पता नहीं चलता है। लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह गफूर और आपके सलीम से पाया जाता है। बहुत सारी कड़ियाँ जुड़ती हैं, और आपकी जो ये पोंडी है, पोंडी की वाइफ से भी जब सवाल पूछा जाता है तो वो बोलती है कि कुछ लोग आए थे, उसको कुछ ज़बरदस्ती कर रहे थे। ये पोंडी जो है ये नार्को वाले केस में, ड्रग डिलीवरी ये सब में इन्वॉल्व रहा है। लेकिन उस दिन कुछ हीटेड आर्गूमेंट हो रही थी कुछ लोगों के साथ, और कुछ आर्म्स वगैरह की बात हो रही थी, इसकी वाइफ ने सुना था, और शायद कुछ भेदभाव हो गया था। ये जो पोंडी है उस काम के लिए उसने मना कर दिया था, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट टेररिज्म और ये आर्म्स वाली बात हो गई थी। लेकिन इसके पहले वो ड्रग्स वगैरह का इधर उधर का वो करता रहता था। तो इतना समझ में आ गया कि इट हैज़ समथिंग टू डू विथ टेररिस्ट अटैक। अब ये कुछ टेररिस्ट अटैक होगा। तो ऐसे करते हुए फाइनली
लोकल एसेट्स को ये करते हुए, सैटेलाइट इमेजेस को ये करते हुए, क्या क्या रूट हो सकता है डिसमेंटल करने के बाद। और डिसमेंटल जो करते हैं वहाँ बहुत लोग नहीं कर पाते हैं। जो एक शिप है, वो एक जो छोटे छोटे बोट हैं, ये हैं, कौन कौन कर सकता है, वहाँ तक पहुँचा जाता है। और करते हुए सैटेलाइट रूट से मुंबई के अलीबाग के नज़दीक 3 बंदे, उसका नाम है सज्जाद, रहीम और नौशाद, ये 3 बंदे को पकड़ा जाता है विथ हेवी आर्म्स। जैसे कि कसाब लोग आए थे, वैसी ही तैयारी थी। सोचिए कितनी बड़ी बात है, और इसका कोई जिक्र भी नहीं है। अब इनसे भी बहुत सारी इंट्रोगेशन हो रहा है। और सबसे पहले इनको जब पकड़ा जाता है दोस्तों, तो एजेंसी जो है हवाला, रूट और फंडिंग का ट्रैक करती है। तो एक जो पहलगांव हमला जो हुआ था, उसमें पाया गया था आपका साजिद मीर का एक बहुत बड़ा एसआई का एक बहुत बड़ा ये एसेट है। उसका हवाला नेटवर्क दुबई से लेके मलेशिया, इवन कि अफ्रीका, हर जगह फैला हुआ है, यूरोप में भी फैला हुआ है। तो इसके नेटवर्क को यहाँ भी यूज़ किया गया था। तो ये कनेक्शन पाया गया कि साजिद मीर का हवाला कनेक्शन यहाँ यूज़ हुआ। इसके अलावा कुछ एक घटना और घटी हैं, सुनने में वो थोड़ा सा अनरिलेटेड लगेगा। अभी जुलाई के महीने में ही दिल्ली के सीपी में एक लेडी, एक बहुत ही एक भिखारी वाले लुक में एक लेडी लोगों को, सीपी का जो इनर सर्कल है कॉनॉट प्लेस दिल्ली में, वहाँ वो लेडी भीख मांग रही थी, तंग कर रही थी, और ऐसे से पूरा एक दिन वहाँ स्पेंड कर रही थी। और अचानक पूरे दिन काम करने के बाद, पूरा भीख मांगना वो करने के बाद, वो अचानक एक रेडियो सेट निकालती है। पूरे दिन के काम करने के बाद एक साइलेंट और लोनली प्लेस में जाके, और आईबी के हेडक्वार्टर में वो कॉल लगाती हैं। एक्चुअली वो लेडी भिखारी के बेस में आईबी की एक तेज़ तर्रार ऑफिसर थी, जो एक बांग्लादेश से आया हुआ एक जो पूरा एक जो इन्फिल्ट्रेटर्स हैं, जो ये लोग घुसते हैं, उसका पूरा वो वो ट्रैक कर रही थी, और वो उसके बीच में घुस गई थी। और दिल्ली में आपने देखा होगा कि ये भिखारी अचानक कुछ लेडी बच्चों को लेके आ जाती हैं। और आजकल एक नया ट्रेंड चला हुआ है कि बोलती हैं कि पैसे मत दो, बच्चे को दूध पिला दो, बच्चे के लिए दूध दे दो, पानी का बॉटल ला के दे दो। ये बेसिकली टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए अक्सर मुखबिरी का काम किया करती हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है, पब्लिक इस चीज़ को समझ नहीं पाती हैं, और भिखारी समझ के कोई पैसे दे भी देते हैं, कोई नहीं भी देते हैं, कोई भगा भी देते हैं। बट ये बहुत डेंजरस है। ये एक ट्रैक पकड़ा गया है। ये जब लेडी आईबी ऑफिसर ये पूरा दिल्ली में ये भिखारी बन के जो ये रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसते हैं, इस चीज़ का जो भांडाफोड़ करते हैं, तो इसका लिंक जो है आपका मिलता है आपका बोनगा करके एक पश्चिम बंगाल में जगह है, वहाँ से। और वहाँ एक मास्टरमाइंड है रफ़ीकुल इस्लाम, और रफ़ीकुल इस्लाम भी दिल्ली में छुपा बैठा था। रफ़ीकुल इस्लाम को उठाया जाता है, और रफ़ीकुल इस्लाम को जब पकड़ा जाता है, और ये रोहिंग्या और बांग्लादेशी वाले मामले में, तो उससे भी जो डॉक्यूमेंट मिलती है, आप सरप्राइज्ड हो जाएंगे। वहाँ पे भी डॉक्यूमेंट में बहुत सारे टेम्पलेट्स थे, बहुत सारे रेडियो फ्रिक्वेंसी कोड्स थे, और कुछ कॉमन नंबर्स पे कॉल की गई थी। वो जो केरला में आपके जो नार्को टेरर में पकड़े गए थे, इवन कि जेसू पॉन्डी जो मोपा आपका गोवा में जिसकी डेथ हुई, जिसके बोट को लेके टेररिस्ट चले गए थे, वो लोग जहाँ कांटेक्ट कर रहे थे, और जो 2 बंदे पकड़े गए थे, सलीम एंड गफूर, जो पहले ड्रग तस्करी में जेसू के साथ इन्वॉल्व हुआ करता था,
उनके घर से भी जो डॉक्यूमेंट पाया गया, उनके घर से भी जो फ़ोन नंबर्स पाए गए, ये रफ़ीकुल इस्लाम जो बांग्लादेशियों को अंदर घुसाता था, उनके घर से भी कुछ कॉमन नंबर्स पाए गए और हवाला नेटवर्क में यही साजिद मीका पाया गया। तो आप सोचिए लिंक, एक कश्ती लेके कोई 26/11 जैसा प्लान करने की सोच रहा है। केरला में कहीं नार्को वाले केस में जो नारकोटिक्स ब्यूरो हैं वो पकड़ रहे हैं। यहाँ मुंबई का कोस्ट गार्ड जो है अलीबाग से 3 टेररिस्ट को पकड़ते हैं, और कहाँ एक रफ़ीकुल इस्लाम है जो बंगाल से भाग के दिल्ली में आया हुआ था और दिल्ली में पूरा एक भिखारियों का एक मुखबिरी का नेटवर्क सेटअप कर रहा था, इन लेडी को, बच्चों को हाथ में लेके भीख मांगते हुए। ये बहुत डेंजरस गेम है। और ऐसी जो लेडी है जो भीख मांग रही होती है कि बच्चे को एक दूध का बॉटल दे दो और बच्चे को पानी का बॉटल दे दो, ये 2 दिन बाद फिर वहाँ दिखती नहीं, फिर वो किसी और जगह चली जाती है, फिर एक नया सेट ऑफ भिखारी आता है। ये एक चीज़ हमारी एजेंसीज ने क्रैक किया है। अब सोचिए कि ये जाल, आप इन चीज़ों को अलग अलग करके नहीं देख सकते हैं, बिना डॉट्स को कनेक्ट किए आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। और आप इधर देख रहे हैं कि नेपाल में तख्ता पलट हो गया, लेकिन तख्ता पलट के पीछे एक खबर मैं दूं जो छोटी दिखती हैं, लेकिन यही छोटी खबर जो है जुड़ती हैं तब जाके एक बड़ा हेडलाइन तख्ता पलट जैसा, क्योंकि तख्ता पलट एक दिन में नहीं होता, तख्ता पलट किसी एक दिन का बिग हेडलाइन हो सकता है, लेकिन उसके पीछे जो घटनाएं, जो बिल्डअप होती हैं, दैट लीड्स टू दिस काइंड ऑफ मैसिव रेजीम चेंज। और जो भी होता है, कुछ दिन पहले चाइनीज़ इंटेलिजेंस एजेंसी हमारे रॉ को कांटेक्ट करती है, यहाँ पे कुछ ऑनलाइन मीटिंग्स होती है, और आप चौंक जाएंगे कि बहुत सारे लिस्ट ऑफ आईएसआई ऑपरेटिव्स, आप देखे होंगे कि नेपाल होके आईएसआई के कुछ बंदे आतंकी इंडिया में घुस चुके हैं। अनफॉर्चुनेटली अभी तक उसका कोई अपडेट नहीं है। और बागपत से आपको 200 केजी आरडीएक्स मिला था। ये सारा नेपाल से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, आईएसआई का गढ़ बन चुका है नेपाल। तो पाकिस्तान आईएसआई के कई ऑपरेटिव्स का नाम चीन ने हैंडओवर किया है भारत को। और पिछले 2 दिन में इधर ये छात्रों का हमला चल रहा है, कल से आज तक में 20 छात्र मारे गए, ये सामने का खबर। और पिछले 2 दिन में ये खबर कोई नहीं जानता कि अज्ञात वीरों ने, अननोन गनमैन ने 4 से ज़्यादा आईएसआई एजेंट्स को 72 हुरों के पास पहुंचा दिया। तो ये अजीब गरीब घटनाएं, और ये जो आप समझिए कि नेपाल में भी जो तख्ता पलट हुआ, नेपाल में भी जो घटनाएं घटी कि अचानक छात्र निकलते हैं और तख्ता पलट कर देते हैं और ओली भाग जाता है, तो कहीं इसमें भी हमारे अज्ञात वीरों का कोई रोल है? सोच के देखिएगा, क्योंकि ओली वामपंथी था, चीन का हाथ था। मोदी जी चीन से मिल के आते हैं, पता नहीं क्या डील होता है। चीन भारत को आईएसआई के ऑपरेटिव्स का लिस्ट देता है, यही आईएसआई से चीन काम करवाता था नेपाल में। सोच के देखिए चीज़ें कैसे बदल रही हैं। और अननोन गनमैन 3 से 4, लगभग 3 का तो कंफर्म है, आईएसआई ऑपरेटिव्स को ऊपर पहुंचा देती है 2 दिनों में। और इधर ओली जी का भी तख्ता पलट हो जाता है। तो अब सोचिए कैसी घटनाएं चल रही है। और एक बात इन घटनाओं के साथ मैं जोड़ दूं, ये जो मिस्टर टेरेंस जैक्सन थे, जिनकी जो स्पेशल फोर्स के कमांडर थे, जिनकी डेड बॉडी पाई गई थी, मैंने पिछले वीडियो में बनाया था, ढाका में, ढाका के वेस्टिन होटल में। इनकी बॉडी तो अमेरिकन एम्बेसी लेके चली गई, लेकिन वहाँ सूत्रों से पता चला है कि वहाँ के जो लोकल जो वेटर्स वगैरह थे, अंदर में जो होटल कर्मी थे, सारे बिलोंगिंग्स जो थे उसको भी लेके जो यूएस एम्बेसी है चली गई, सारी जितने भी उनके सामान, जितने भी बिलोंगिंग्स थे। लेकिन उन्होंने एक चीज़ नोटिस की थी, बहुत सारे मैप्स वगैरह पाया गया था, बहुत सारी मैप्स
जो वेटर हैं वहाँ के जो लोकल है, वो लोग जब पैक कर रहे थे तो बहुत सारा मैप उसमें इंडिया का मैप था। इंडिया का चिकन स्नेक का बहुत सारा डिटेल मैप पाया गया था, नेपाल का मैप पाया गया था। तो मिस्टर टेरेंस का कहीं ना कहीं ये चिकन स्नेक, ये नेपाल वाला कनेक्शन, ये तो कहीं ना कहीं एक पक्का है। तो आप देखिए डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें कहाँ ये कोस्ट गार्ड जो है 3 आतंकियों को पकड़ते हैं जो भारत में शायद मुंबई जैसा हमला करने वाले थे। केरल में कोई पकड़ा जाता है ड्रग्स वाले केस में, यहाँ भिखारी पकड़े जाते हैं जो बांग्लादेशी रोहिंग्या है, आईबी का ऑपरेशन होता है वहाँ। और कहाँ टेरेंस जैक्सन और कहाँ नेपाल में ओली जी का भाग जाना और सत्ता परिवर्तन होना। लेकिन अगर आप गौर से देखेंगे तो डॉट्स को आप ऐसे ही कनेक्ट करते चले जाइए। तो इसी तरीके से आप मेरे साथ जुड़े रहिए और हम लोग हमेशा इसी तरीके से बाहर और अंदर के डॉट्स को यूं ही कनेक्टेड करते रहेंगे। तो तब तक मैं आनंद रूपम आपसे आज्ञा चाहता हूं, और जैसी जैसी डेवलपमेंट होती रहेगी हम आगे चर्चा करते रहेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।